ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। मार्केट्स एक बढ़िया रफ्तार के साथ कामकाज कर रहे हैं। करीब करीब 1% की बढ़त निफ्टी में 200 अंकों का उछाल देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ सेंसेक्स करीब 1% ऊपर 597 का जोन यहां पर, और निफ्टी बैंक करीब करीब 500 अंकों की तेजी के साथ ये भी ट्रेड करता हुआ। ब्रॉडर मार्केट्स बढ़िया खरीदारी में है। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में ही एक अच्छा मूव है। अगर स्मॉल कैप इंडेक्स देखा जाए तो करीब करीब 1.5% की तेजी यहाँ, और मिड कैप इंडेक्स भी रफली 1% के उछाल के साथ सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एडवांस डिक्लाइन बेटर साइड पर है। एक अच्छे एडवांसेस के साथ मार्केट सो फार ट्रेड कर रहा है, और ब्रॉडर मार्केट्स में भी जो खरीदारी है वो बनी हुई है। आज बैंक्स पुल बैक मोड में है, आज आईटी ड्राइविंग मोड में है, और साथ साथ हैवी वेट भी मार्केट को सो फार सपोर्ट कर रहे हैं। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भी है, तो देखते हैं। इनफैक्ट कल भी मार्केट खुला है 2 घंटे के लिए, लेकिन अदरवाइज मार्केट यूजुअली एक अच्छे अप मूव के साथ अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। की कंट्रीब्यूटर में आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल जैसे नाम है जो कि बढ़िया तेजी के साथ सो फार कामकाज कर रहे हैं। गाबा सर हमारे साथ बने हैं आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 70452200 ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा। साथ ही साथ आज आप सोशल मीडिया के जरिए भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, जहां पर आस्क आवाज कैश और आस्क आवाज F&O ये 2 हमारे हैशटैग्स हैं, जिनका इस्तेमाल करके भी आप सोशल मीडिया के जरिए अपने सवाल हमें आज सीधे भेज सकते हैं। गावा सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे एक व्यू आपका चाहूंगा, क्योंकि आज अच्छे पुल बैक मोड में है मार्केट्स, निफ्टी भी निफ्टी बैंक भी। कैसे रीड कर रहे हो आप अभी मार्केट्स को, क्या करना चाहिए? अब तक तो ट्रेंड इंटैक्ट है। इनफैक्ट आज जो हो रहा है वो है शॉर्ट स्क्वीज। जो कल फंस गए थे उनको ही स्क्वीज कर रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग तो कल हुआ, लेकिन आज शॉर्ट स्क्वीज है। दोनों में फर्क। अब लगता है जो निफ्टी का है क्वाइट पॉसिबल एक अपमूव मिल सकता है। 21,700 भी पॉसिबल है। और बैंक निफ्टी की बात करें, ये फ्यूचर की बात की मैंने, और बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर लगता है वो आज का अगर हाई पार कर लेगा तो फिर एक हायर जोन देखेंगे 46,600 तक। तो अब तक तो ठीक है, लेकिन नीचे आएगा शायद। थोड़ा भी साइडवेज मूव है, लेकिन लार्जली कह सकते हैं कि एक शॉर्ट स्क्वीज चल रहा है मार्केट में आज। तो शॉर्ट स्क्वीज मार्केट्स में आपको दिखाई पड़ रहा है। गाबा सर, निफ्टी बैंक इसको कैसे ट्रेड करें अगर कोई ट्रेड करना चाहे, कि यहाँ पे ज्यादा बड़ी अंडर परफॉर्मेंस है? हाँ, ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, और मेरे ख्याल से अपमूव मिलना चाहिए। अगर आज का लो संभल जाता है तो पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी अपमूव मिले। ऐसा कुछ होता है तो शायद निफ्टी फ्यूचर्स 46,550 तक जा सकता है। चलिए, तो अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं, और आज जो सोशल मीडिया के जरिए सवाल आ रहे हैं उनके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया, इनफैक्ट सवाल तो काफ़ी सारे आने शुरू हो गए। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है उसमें एक मनोज जी का सवाल है बीपीसीएल को लेकर और कोल इंडिया को लेकर। गावा सर, बीपीसीएल करीब करीब इनके पास 475 रुपये के दाम पे खरीदारी है, और कोल इंडिया करीब 385 रुपये के दाम पर खरीदारी है। क्या करें इन दोनों में? बीपीसीएल पहले देख लेते हैं। बीपीसीएल तो होल्ड करना चाहिए। 477 पर ट्रेड करा है, 500 की तरफ जा रहा है, टॉप होगा 460 का। कंटिन्यू होल्डिंग है बीपीसीएल, तो अपमूव ऑन है। कोल इंडिया में भी अपमूव ऑन है, थोड़ा स्ट्रेच है। 5 महीने से एक अपमूव मिला है। अगर सर साइडवेज मूव मिलता है तो ठीक है। इसमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 375 के। यहां पर भी लगता है 400 की तरफ जा रहा है। मैटर ऑफ टाइम, तो थोड़ा वक्त दें, अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। तो वैसे भी अगर आप बने भी रहना चाहते हैं मनोज जी, तो दोनों डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक हैं, चाहे आप कोल इंडिया की बात कर लें या फिर बीपीसीएल की, और दोनों में एक अच्छे डिविडेंड यील्ड्स भी हैं, तो आप बने रह सकते हो, ज़्यादा बेटर है यहाँ पे। इसके अलावा एक एस परियल साहब का सवाल आया है, इनके पास कोलकाता से इनफैक्ट ये सवाल है। वाटेक वबाग के 50 शेयर हैं 635 रुपये के दाम पे, और चंबल फर्टिलाइज़र 390 रुपये के दाम पर। क्या करना चाहिए गावा सर, वाटेक वबाग और साथ ही साथ चंबल फर्टिलाइज़र पर? वाटेक कितने में लिया इन्होंने? 624। वाटेक वबाग इनके पास पड़ा हुआ है करीब 635 पर। 635, इसलिए रुके हुए हैं। समझ गया, फंसे हुए हैं यहाँ पर। अभी साइडवेज जोन पर चल रहा है। वाटेक वबाग करीब 2.5-3 महीने से। तो अपमूव तो ऑन है, लेकिन साइडवेज चलेगा, फिर एक अपमूव मिलेगा, फिर 675-680 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चंबल फर्टिलाइजर का ट्रेड बराबर सही है। थोड़ा डिप मिले पॉसिबिलिटी है, थोड़ा स्ट्रेच चल रहा है, और साइडवेज जोन पर है। अपमूव ऑन है। 375 चंबल में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये 400 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम। तो चंबल फर्टिलाइजर ओके, कंटिन्यू होल्डिंग इट। ओके, एक विवेक जी का सवाल आया है, इनके पास इन्फोसिस की कॉल है 1660 की,
18 रुपये 60 पैसे के दाम पे इनकी एक कॉल की खरीदारी है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अब हम 19 तारीख पे आज आ ही गए हैं, 20, 21, 22 को हम लौटेंगे वापस, तो करीब इनके प्रीमियम्स भी धीरे धीरे वाइप आउट होने शुरू हो जाएंगे। क्या करना चाहिए ना? वही तो दिक्कत है, क्योंकि अभी साइडवेज चल रहा है इन्फोसिस 5 दिनों से। पैसा कमाने के लिए ट्रेंड चाहिए और ट्रेंड मिसिंग है। अगर अच्छा मिल जाता है, अपमूव मिल जाता है, एक्सपेंशन शायद आज मिल जाए, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। मंडे को हाफ डे बंद है बोल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारा स्टॉक मार्केट का तो क्लैरिटी है नहीं। अगर ऐसा कुछ आ गया तो फिर स्क्वीज होगा, तो शॉर्ट स्क्वीज आज ही होगा। तो इसलिए आज शॉर्ट स्क्वीज का दिन है। इसमें अगर अपमूव मिल जाता है तो उसमें निकल जाइएगा एडवांटेज। जी, तो शॉर्ट स्क्वीज मिलता है तो उसका फायदा लेकर आप निकल सकते हैं। स्वप्निल जी का सवाल आया है, इनके पास आइडिया के 500 शेयर है 16 रुपए के दाम पर, और ये हर रोज 10 शेयर ऐड कर रहे हैं और 2 से 3 साल के लिए रखना चाहते हैं और पूछ भी रहे हैं इज इट अ गुड आइडिया। तो गावा सर, आप बताइए क्या करना चाहिए ना? आइडिया का जो चार्ट है, लगता है जो लोअर लेवल्स में बहुत अच्छा बेस बना था, 7 7.5 के आसपास ही का अच्छा आपको मिला। तो अभी जो फंसा हुआ है 17। इट्स अ गुड आइडिया इफ इट क्रॉसेस 17। एक बार 17 पार कर लेगा तो फिर 30 भी चला जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। अब देखिए क्या होता है, रिवाइवल तो होगा। तो इसको नजरिया जो इनका है, रोज 10 शेयर खरीदते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अच्छा है। ऐसा भी कर रहे हैं एवरीडे, करना चाहिए, तो एवरेज आउट हो जाएगा। लेकिन जब भी ये 17 रुपीज पार कर लेगा, फिर 25 और 30 का ये जोन है वो देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इट्स गुड आइडिया। तो गावा सर मान रहे हैं कि इट्स अ गुड आइडिया। अगर आप कर रहे हैं SIP यहाँ पर तो आप जरूर कर सकते हैं, आप बने रह सकते हैं। आगे भी हम गावा सर से बातचीत करेंगे कुछ और सवालों पर, लेकिन अब एक खास मेहमान हमारे साथ और मौजूद है। Q3 में रामकृष्ण फोर्जिंग्स के तिमाही नतीजे आए और नतीजे बढ़िया थे। 36% के आसपास कंपनी की आय बढ़ी है और मुनाफे में लगभग 43% का एक उछाल देखने को मिला है। वीटा फ्रंट पर भी करीब 42% की बढ़त देखने को मिली है। नंबर्स पर, आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ RK फोर्जिंग्स के, रामकृष्ण फोर्जिंग माफ कीजिएगा, CFO ललित खेतान सर मौजूद हैं। ललित सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक बढ़िया नंबर आपने पोस्ट किए इस क्वार्टर के अंदर, और ना केवल फ्रंट लाइन हेडलाइन नंबर जो होता है आय और मुनाफे का वही बेटर है, बल्कि बिटवीन द लाइंस जो नंबर है वो भी काफ़ी बेटर आते हुए दिखाई पड़े हैं। सो क्या की हाईलाइट रहे सर इस क्वार्टर के नंबर्स को लेकर, स्पेशली ग्रोथ आउटलुक कैसा रहा अभी के लिए, और क्योंकि अब हम सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर में हैं तो क्या एक्सपेक्ट करके चले हम यहाँ से? थैंक यू सुमित। निश्चित रूप से नतीजे हमारी उम्मीद के अनुसार आए हैं। एक्सपोर्ट में थोड़ा डिक्लाइन था, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट ने बहुत बेहतर किया है, और आने वाला क्वार्टर भी हमें ऐसा लगता है कि ऐसा ही रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट बेहतर करता रहेगा और एक्सपोर्ट जो पिछले क्वार्टर था या Q3 में था वो हम मेंटेन करेंगे और थोड़ा बेहतर करेंगे एक्सपोर्ट मार्केट में, सो वो रहेगा। तो और हमें काफी अच्छा लग रहा है Q4 भी Q3 की अपेक्षा, एंड ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे बोथ द फ्रंट में। तो ललित सर, क्योंकि आप डाइवर्सिफाइड स्पेस पे हो, ना केवल कमर्शियल व्हीकल स्पेस बल्कि ट्रैक्टर स्पेस, अर्थ मूविंग स्पेस, रेलवेज, इन सब के लिए आप मेजरली कामकाज करते हो, और इनके कई सब सेगमेंट तो ऐसे हैं जैसे कि रेलवेज हुआ जहाँ पर बहुत स्ट्रांगली अभी कामकाज चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस है, बड़ा केपेक्स वहाँ पर ऑलरेडी ईयर मार्क्ड है। तो ये स्पेस आपको कैसा दिख रहा है, और अब जो ग्रोथ ड्राइवर रहेंगे वो किन स्पेस से आते हुए दिखाई पड़ेंगे? सर्टनली जो नॉन ऑटो स्पेस है उसमें काफी काम हम कर रहे हैं और वहाँ पे काफी अच्छा ग्रोथ आएगा। और हमारा जो फोकस सेक्टर है राइट नाउ, रेलवे है, ऑयल एंड गैस, फार्म इक्विपमेंट एंड ऑफ हाईवे, चारों सेक्टर पे हम काम कर रहे हैं। और RKFL स्टैंड अलोन और इसके अलावा जो हमारी सब्सिडरियां हैं ये सारी कंट्रीब्यूट करेंगी इन स्पेस में, और उसके कारण जो कंपनी का ग्रोथ होगा काफी डाइवर्सिफाइड होगा आने वाले समय में। और हमारा टारगेट ये है कि ऑटो पे डिपेंडेंसी कम हो, और ओवरऑल डिपेंडेंसी जो हमारा इमीडिएट टारगेट है कि ऑटो पे जो अभी हम 78% पे हैं उसको 70% पे लेके जाएं, और अगले 3 से 4 साल में ऑटो को 7% पे लेके जाएं। तो वो कंपनी को ओवरऑल साइक्लिकल नेचर से के रिस्क से मिटिगेट करेगा, और उस पर हम काफी प्लान तरीके में काम कर रहे हैं। तो ललित सर, आपने रिसेंटली जो आपने नई कैपेसिटीज़ की बात की है, तो एक वार्म फोर्जिंग प्रेस कैपेसिटी नई आप ऐड कर रहे हो, साथ ही साथ कोल्ड फोर्जिंग लाइन भी नई कैपेसिटीज़ में ऐड हो रहा है। सो ये कैपेसिटीज़ कब तक स्ट्रीमलाइन होते हुए दिखाई पड़ेंगी, बुक्स में कैसे दिखेंगी, कितना बेनिफिट हम एक्सपेक्ट करके चले इन कैपेसिटीज से? तो हमारी कुछ हॉट फोर्जिंग कैपेसिटी और वार्म फोर्जिंग इस मेरे को उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक आ जाएगी, जनवरी महीने के अंत तक। और कोल्ड फोर्जिंग हमारी को उम्मीद है कि Q1 FY25 में, और उसके अलावा एक 8,000 टन की प्रेस और कुछ छोटी प्रेसेस लगा रहे हैं, सब मिला के वो कैपेसिटी उम्मीद है
इस कैलेंडर ईयर में आ जाएगी। तो इस कैलेंडर ईयर के अंत तक हमको लगता है हमारी कैपेसिटी 3,08,000 टन होगी, सारे फोर्जिंग मिला के, हॉट, वार्म, कोल्ड सब मिला के 3,08,000 कैपेसिटी हो जाएगी। तो सर, जो मल्टीटेक ऑटो का बिजनेस है, उसकी कैपेसिटीज को भी आपने इसमें ऐड अप कर रखा है, या उसकी अलग कैपेसिटीज है वन, और दूसरा उसके नंबर से कितना इम्पैक्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड? तो देखिए, मल्टीटेक ऑटो की कैपेसिटी इसमें नहीं है। अभी जो कैपेसिटी की बात हो रही थी वो आपके रामकृष्ण फोर्जिंग स्टैंड अलोन की बात कर रहे थे हम। मल्टीटेक की ऑलरेडी हमारी कैपेसिटी है करीब 22,000 टन कास्टिंग की और 6,000 टन बाइट बार की। अब उसमें भी कैपेसिटी एडिशन हो रहा है और हमें उम्मीद है कि एक साल में उस कैपेसिटी को 70,000 टन पे ले जाएंगे। और मल्टीटेक जो अभी काफी अच्छा कर रहा है, इस साल में हमने करीब उस पर उम्मीद है कि 400 करोड़ का टर्नओवर करेंगे और 16% एबिटा बनाएंगे। और अगले साल इस टर्नओवर को करीब 20-25% ग्रो करके 500 के ऊपर ले जाके, और एबिटा कम से कम हमारे को लगता है कि यहाँ से 200 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट आना चाहिए एबिटा पर। जी, तो सर इस क्वार्टर में ललित सर थोड़ा कंसर्न एक्सपोर्ट फ्रंट पे ज़रूर देखने को मिला। वहाँ पर रिवाइवल की उम्मीद या फिर जो अपटिक्स है उनकी उम्मीद हम कब तक लगाएं? एक, कौन कौन से मार्केट्स वहाँ पे प्राइमा फेसी आपको लग रहा है कि सबसे पहले पिकअप लेने चाहिए और जहाँ से आपको एक रिवाइवल का होप ज़्यादा दिख रहा है? नहीं, देखिए, थोड़ा सा मॉडरेशन है एक्सपोर्ट डिमांड में, लेकिन Q3 नॉर्मली भी ऐसे भी डिमांड कम होती है कि वहाँ पे एनुअल क्लोजर होते हैं, तो दिसंबर महीना थोड़ा कमजोर होता है एक्सपोर्ट मार्केट में, और ये एनुअल फीचर है एक्सपोर्ट मार्केट का, तो इसके लिए बहुत ज्यादा वरी की जरूरत नहीं है। एंड मार्केट हमें जो हमारे ओईएम से जो फोरकास्ट मिल रहा है उसके हिसाब से जून 2024 में मार्केट काफी अच्छे हो जाएंगे, और अगला साल जून 24 के बाद बहुत अच्छा है एक्सपोर्ट मार्केट के लिए। तो और हमारे पास जो ऑर्डर्स हैं जो है, तो आरकेएफएल के लिए तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। आरकेएफएल के जो ऑर्डर बुक है और जो विजिबिलिटी है, हमें लगता है कि हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर खाली ग्रोथ ही होगा, मार्केट अगर थोड़ा इसी स्थिति पे रहता है उसके बाद। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और नंबर से बातचीत करने के लिए, तमाम डिटेल हमसे शेयर करने के लिए, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बढ़िया नंबर्स पोस्ट करने के लिए और आगे आने वाली तिमाहियों के लिए भी। रामकृष्ण फोर्जिंग का स्टॉक लेकर आइए, करीब 22-23 रुपये सो फार अभी कामकाज करता हुआ आपको ऊपर दिखाई पड़ेगा। 700 रुपये की रेंज में भी आप कहीं उसको कामकाज करते हुए देख रहे हैं। 3% की बढ़त यहाँ पर डे हाई पर एज वी स्पीक ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लौटते हैं अब सवाल जवाब के सिलसिले पर और बातचीत कर लेते हैं गाबा सर से अगेन। हमारे साथ एक सवाल नीरज जी का आया है। इनके पास आरती इंडस्ट्रीज़ के शेयर है, करीब 100 शेयर हैं और 530 रुपये के दाम पर खरीदारी है। क्या करना चाहिए गाबा सर? 530 पे खरीदारी है, यहाँ होल्ड करें या अभी और अपटिक की उम्मीद लगा के चले इसमें? 530 की जगह 650 पर ट्रेड करा है और आज जो मूव मिला है बढ़िया मिला है ना। आरती इंडस्ट्रीज का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है मुझे, इसमें कितना टाइम देना है इनको मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है 800 भी नजर आता है। अभी 654 पर ट्रेड है, मतलब यहाँ से 150 रुपये आप मूव पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन आते रहेंगे, घबराना नहीं है, लेकिन 750 800 ये जोन है, वहां तक जाना चाहिए। तो इट्स अ होल्ड आरती इंडस्ट्रीज। प्रवीण प्रजापति साहब के पास बजाज हिंदुस्तान के शेयर लेने की इच्छा है, ये खरीदारी करना चाहते हैं 1 साल के नजरिए से, क्या करना चाहिए इसमें? बजाज हिंदुस्तान लेना है इनको, थोड़ा डिप मिल सकता है, लेने की जगह 20 है, आप ट्रेड करा है 2680 का, तो नीचे आता है डिप में तो खरीद सकते हैं। नजरिया लंबा है तो ठीक है, कंटिन्यू होल्डिंग इट, और कह सकते हैं बेस बनाओ। 1 साल का ही नजरिया होना चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा बजाज हिंदुस्तान। जी, अमित जी का एक सवाल आया है। इनके पास पेटीएम के 150 शेयर हैं 774 रुपए के दाम पर, 1 महीने का ये नजरिया रख के चल रहे हैं, क्या करना चाहिए? एक महीने को निकालकर 5-6 महीना करना चाहिए। ट्रेड करा है 781 पर, नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट 1000 के, तो अभी 780 और 1000 मतलब 220 रुपए का आप अब भी बाकी है, तो 1 महीना क्यों, जितना ज्यादा वक्त दे उतना अच्छा है, सेटअप के हिसाब से सही है। तो कंटिन्यू होल्डिंग इट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 700 है, जब तक वो बरकरार है अप मूव ऑन है। व्हाई टाइम योरसेल्फ आउट। एक रोहित अग्रवाल साहब का सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है गाबा सर, आपसे पूछना है ये। बहुत लोग कहते हैं कि 200 डीएमए इंपॉर्टेंट है, प्लीज गाइड, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज? चलिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ। एक जमाना था, मैं एक स्लेव था इंडिकेटर का, जैसे इंडिकेटर बोलता था मैं वही करता था। तो इंडिकेटर किसको देखता है? प्राइस को देखता है। जो भी इंडिकेटर निकालो प्राइस को देखेगा, कोई ओपन को देखता है, कोई हाई को देखता है, कोई लो को देखता है, कोई क्लोज को देखता है, कोई कॉम्बिनेशन देखता है, कोई वॉल्यूम देखता है, सब प्राइस को देखते हैं। और ये जो भी इंडिकेटर है ये लैगिंग हो जाते हैं, मतलब पहले प्राइस चलता है फिर उसको देखते हैं।
अगर आप ज्यादा प्राइस पर ध्यान दें और सिर्फ प्राइस पर ध्यान देते तो आप खुद एक इंडिकेटर बन जाते, जो यूनिक है। वैसा इंडिकेटर किसी के पास नहीं, सिर्फ आप ही के पास है। तो प्राइस से जुड़े रहिए, और प्राइस जो फीलिंग है वो अगर आपके पास आ गई अंदर, तो आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं। काफी लोगों को घोड़े नजर आते हैं, घोड़े की चाल नजर आनी चाहिए। वो कब होगा? जब आप प्राइस को देखते रहेंगे, यू बिकम वन विद दैट प्राइस। फिर तो आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं, चाहे 200 हो या 20 हो। हाँ, एक जमाना था मैं सिर्फ इंडिकेटर देखता था, आजकल नहीं है। इंडिकेटर एक रेफरेंस पॉइंट के लिए। तो गावा सर, आजकल आप क्या देखते हो? प्राइस, सिर्फ प्राइस को देखिए और कुछ मत कीजिए। आज तो एक आप इंडिकेटर बन गए खुद, तो यूनिक है, गावा इंडिकेटर किसी के पास नहीं है। हाँ, तो आपको एक सटीक राय गावा सर ने दी है कि आपको करना क्या चाहिए, बाजार में क्या देखना चाहिए, और आप फॉलो कर सकते हो। देखिए, बहुत सारे अलग अलग तरह के आकलन होते हैं बाजार में, और कोई भी तरह की स्टडी कभी भी सही हो सकती है। कुछ लोग प्रमोटर्स की बाइंग रीड करते हैं, कुछ लोग शेयर का भाव रीड करते हैं, कुछ सिर्फ अर्निंग रीड करते हैं, कुछ किसी डिस्ट्रेस में खरीदारी करते हैं। तो डिपेंड्स आप क्या चुनना चाह रहे हो और किस तरह से चुनना चाह रहे हो, कितने समय के लिए चुनना चाह रहे हो। आप उस हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ और दर्शकों से। एक मुदित साहब का सवाल है, इनके पास प्राज इंडस्ट्री के शेयर हैं, करीब 100 शेयर हैं 572 रुपए के दाम पर। गाबा सर, क्या करना चाहिए ना? प्राज इंडस्ट्रीज बेस पर चल रहा है, 524 पर ट्रेड कर रहा है। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लो लेवल 500 की तरफ भी आ सकते हैं, वहां पर सपोर्ट है, तो कंटिन्यू होल्डिंग इट प्राज। ओके, पवन वाजपेयी साहब का सवाल है, इनके पास आईआरसीटीसी के 15,000 शेयर हैं 330 रुपए के दाम पे। मेरे ख्याल से ये प्री एडजस्टमेंट की खरीदारी है इनकी, उसके बाद वो नीचे आया तब इन्होंने एडजस्टेड दाम निकाल लिया। और एफएल इंडिया 750 रुपए के दाम पर है। क्या करना चाहिए गाबा सर इन दोनों शेयरों में? इनकी खरीदारी बहुत नीचे की है दोनों ही शेयरों में, इसीलिए क्योंकि ये शायद पुराने निवेशक हैं। करें क्या ये इसमें? आईआरसीटीसी तो होल्ड करना चाहिए। अब इनका 3 गुना हो गया, 957 पर ट्रेड कर रहा है, ये 1000 पार कर लेगा। अब तो अयोध्या शुरू हुआ है, सभी लोग फ्लाइट में तो जाएंगे नहीं, ये अनुज ने बताया था। अच्छा प्रोस्पेक्ट है, ट्रेन में तो पकड़ेंगे लोग। तो मेरे ख्याल से आईआरसीटी अपमूव मिलना चाहिए, कंटिन्यू होल्डिंग एट 920 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो है, इनको घबराना नहीं चाहिए। एफएल इंडिया यहां पर भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 1276 पर ट्रेड कर रहा है, अपमूव ऑन है, 1500 की तरफ जा रहा है। मैटर ऑफ टाइम, वक्त लगेगा, लेकिन नथिंग टू वरी, कंटिन्यू होल्डिंग है एफएल इंडिया। अच्छा गावा सर, एक और सवाल इंटरेस्टिंग आया है, स्वप्निल जी का ये सवाल है। इन्होंने पूछा है कि क्या स्टॉक लेने के बाद उसमें स्टॉप लॉस लगाना सही होता है? 100%। देखिए, मार्केट में प्रॉफिट हमारे हाथ में नहीं है। हमारे खरीदने के बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है, कोई स्टॉक ऊपर जाता है, तो किसी और ने खरीदा आपके खरीदने के बाद, इसलिए आप प्रॉफिट कर रहे हैं। आपने खरीदा इसलिए प्रॉफिट नहीं कर रहे, क्योंकि किसी और ने खरीदा। और नीचे तब आता है जब लोग बेचते हैं, तो लोग क्या करते हैं हमको पता नहीं। हमको क्या करना है? हमको सिर्फ अपना रिस्क कंट्रोल करना है। रिस्क कंट्रोल क्या होना चाहिए? आपको एक जगह पता होनी चाहिए, क्या मैं गलत कहां हूं, जहां मेरी एंट्री गलत हो गई, मेरा व्यू गलत हो गया। वो जगह होती है स्टॉप लॉस। इफ यू आर रॉन्ग, यू आर आउट। अगर आप एक गलत ट्रेन पे बैठ गए, तो उस समय आप बोलेंगे नहीं 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 कोई बात नहीं, डेस्टिनेशन आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। आप गलत ट्रेन पे है, डायरेक्शन गलत है, निकल जाइए ना, कोई दूसरी ट्रेन पकड़िए जहां आपको डेस्टिनेशन ले जाए। एक सिंपल फंडा है, रिस्क कंट्रोल आपके हाथ में, अब उसी को कंट्रोल कीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। तो एक्चुअल में ट्रेडर अगर आप हैं या मीडियम टर्म इन्वेस्टर अगर आप हैं, तो आपका सबसे बड़ा दोस्त ही आपका स्टॉप लॉस है। आपको लगेगा सबसे बुरा क्योंकि आपका लॉस बुक कर देता है, लेकिन किसी बड़ी हादसे से आपको बचाने का काम हमेशा स्टॉप लॉस ही करता है। तो इसीलिए ऐसे बहुत सारे इवेंट्स आएंगे कभी, जब किसी F&O शेयर में जैसे कल 30% की तेज़ी देखी, तो 30% की गिरावट भी आ सकती है। तो अगर ऐसी गिरावट आती है तो आपको स्टॉप लॉस ही बचाता है। तो इस तरह के स्टॉक्स के साथ आप ज़रूर अपनी रणनीति बना के रख सकते हैं। गावा सर, एक बार ओरेकल फाइनेंशियल में अपनी राय ज़रूर दीजिए कि बहुत सारे सवाल चर्चा रिलेटेड है, वो 2 दिनों में बहुत चला है। वो एक बहुत लंबा पेशेंस 10 साल का उसने लिया, और 10 साल का पूरा खेल एक ही दिन में उसने पूरा कर दिया। क्या करे ओरेकल फाइनेंशियल में? 6500 क्रूशियल सपोर्ट है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रेच हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि थोड़ा करेक्शन शार्प हो सकते हैं, इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। होल्ड कीजिए, 7000 के आसपास ट्रेड किया, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन 6500 का स्टॉप होना जरूरी है। इसमें ट्रेड नहीं कर सकते, इसमें आप बाय एंड होल्ड है स्टॉक, तो कंटिन्यू होल्डिंग ओरेकल।
जी, तो आप बने रह सकते हैं, लेकिन 6500 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करके चलेंगे। चलिए गावा सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए, सभी दर्शकों के सवालों के जवाबों को लेकर और साथ ही साथ बाजार पर अपनी रणनीति रखने के लिए। थैंक यू। F&O गुरुकुल की शानदार सफलता के बाद अब गुरुकुल सीजन 2, जहां पर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की तमाम बारीकियां सीख सकते हैं। 10 से 11 फरवरी के बीच होने वाले इस वेबिनार में आपके पास इंडस्ट्री के दिग्गजों से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सीखने का मौका मिलेगा, और वो भी आसान भाषा में। तो आप इनसे ट्रेडिंग को और बेटर बना पाएंगे। तो आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे भी इस बारी फोकस रहने वाला है। तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, तमाम सोशल मीडिया हैंडल से तमाम डिटेल भी ले सकते हैं। तो आप इसका हिस्सा इसके जरिए बन सकते हैं। फिलहाल अब ट्रेडर्स हॉटलाइन को ये सब बैठेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार खिलाड़ी नंबर 1। नमस्कार।